हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का एपिसोड नंबर, एक न्यू एपिसोड नंबर मैं भूल जाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दी नॉवेल। आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस खुल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अंचाल अंचाल जो है उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। उसके ब्रेन में क्लॉट्स पाए गए हैं जिसका भी मिनहान को नहीं पता। और दूसरा ये कि मशाइम का और शहरयार का क्या रिलेशन है ये भी आगे खुलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दी नॉवेल। मशाइम की पुकार सुनकर शहर खानज़ादा के कदम रुक गए थे। वो अपनी ही सोचों में गुम था जिनका तसलसल टूटने पर उसने पीछे मुड़कर देखा था। मशाइम की सांसें भागने से फूली हुई थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। हैजल आंखें गुलाबी हो रही थी। खूबसूरत चेहरा सीधी सेबी गालों पर शदीद सुर्खी से और भी ज्यादा हसीन लग रहा था। वो उस पर शफाफ चेहरे के साथ किसी भी मेकअप के बगैर उसे दुनिया की हसीन लड़की लग रही थी। वो बगैर कुछ बोले उसे देख रहा था जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। थैंक यू सर, आपने मेरे पापा के हॉस्पिटल के बिल्स पे किए। मैं अपनी सैलरी मशाए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसका तुमसे पे बैक कभी चाहूँ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स टोटली फाइन। जाओ बच्चे, अपनी मामा को संभालो और खुद को भी। वो अपने अजली गंभीर भारी लहजे में बोलता हक से मशाइम को सड़ता पांव देखने लगा। दिल में जो एक गिल्ट था वो आज खत्म हो गया था। उससे अपने बाबा के आखिरी वक्त में बोले गए लफ्ज याद आए थे जब वो 15 साल का था। शहर बेटे, वादा करो तुम ये रिश्ता कभी खत्म नहीं करोगे। वादा करो अपने बाबा से तुम मेरी दी हुई जुबान पूरी करोगे। वो मशाइम को देख रहा था और उससे अपने बाबा के आखिरी लम्हात में बोले गए लफ्ज दिमाग में गूंज से महसूस हो रहे थे। मेरे बाबा जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी का हमारी हेल्प करना। वो जब ठीक हो जाएंगे तो मुझसे खफा होंगे। आप प्लीज मेरी एक बात मान लेना, बाबा के जितने भी बिल्स हैं वो आप मेरी हर मन की सैलरी से डिडक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे पापा मुझसे खफा ना हो। अगर वो मुझसे नाराज हो गए तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और आपकी थैंकफुल होने की बजाय आपसे लड़ाई लड़ाई हो जाएगी मेरी। प्लीज मेरी बात मान लेना सर। मशम वक्फे वक्फे से बोली थी। उसका लहजा बाप की खुफगी का सोच का फिर से बहका था। तो फिर मुझसे लड़ लेना, हक है तुम्हारा। शेरा खानजादा अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले बोला था। मतलब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? आप चाहते हैं बाबा जान मुझसे नाराज हो जाएं? मशाए मुंह सुझाकर बोली थी। नहीं होंगे वो तुमसे नाराज, तुम उन्हें कुछ नहीं बताना। वो उसके खुफगी से फूले गाल देखकर अपने पास से आती उसकी गुलाब खुशबू को महसूस करते बोला था। मैं बाबा से झूठ नहीं बोलती। बाबा जान कहते हैं फादर डायर में कोई भी बात राज नहीं होती। फादर डॉटर में कोई भी बात राज नहीं होती। बाबा अपनी बेटी से पहले फ्रेंड होते हैं जो बिल्कुल बैकबोन की तरह बेटियों को सपोर्ट करते हैं। उनसे झूठ बोलकर हम अपने लॉयल फ्रेंड को चीट कर रहे होते हैं। मशाए मासूमियत से मुंह बनाई शहरा खानजादा को सलार साहब की बात बताने लगी जो वो उसको हमेशा से समझाते आए थे। मैं मिल लूंगा तुम्हारे बाबा से और कह दूंगा मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाई है। शहरा खानजादा कुछ सोचते हुए बोला था। क्या मतलब? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मशाइम ना समझी से बोली थी। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने की। तुम अभी वापस जाओ अपनी मामा के पास, शी नीड्स यू। सांस फूल चुकी थी। मैं ये पानी पीने के लिए लाया हूँ, बच्चे ड्रिंक इट। मैं कॉल करूंगा खैरियत लेने के लिए, अभी जरा जल्दी में हूँ। शेरा खानजादा अपने नंबर पर हैमर की कॉल आते देखकर बोला था। ओके सर, थैंक यू वंस अगेन, सो स्वीट ऑफ यू। यू आर सो हम्बल एंड काइंड। मशाम लाइट सी स्माइल के साथ दिल से उसकी शुक्रगुजार होती। रैन अंसारी की कोरोला को पार्किंग में इंटर होती देखती उसकी जानिब बढ़ गई थी, जबकि शहर खानजादा उसकी मुस्कान देखकर सर को जंबिश देता अपनी गाड़ी में बैठ गया जो पीछे पार्किंग में थी। मिश्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और खाला वो कहाँ है? तुम परेशान नहीं होना, मैं और पापा सब देख लेंगे सब कुछ। ये कुछ खाया हुआ है, आजा ऊपर चले। रेयान गाड़ी से रोहिन अंसारी और सादिया अंसारी के साथ उतरता मशाइम को पार्किंग में ही खड़े देखकर बोला था, जबकि शहर खानजादा अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा रेयान को मशाइम से बात करते देख रहा था। मेरी जान क्या हालत बनाई हुई है अपनी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। परेशान नहीं होना, हम सब साथ है तुम्हारे। आ जाओ मेरी बेटी। सादा बेगम मशाइम के सर पर हाथ रखती उसे साइड हक करती अपने साथ लेकर आगे आ गई थी। हेलो, हाँ हैमर बोलो। नहीं, कल की मीटिंग्स तुम खुद अटेंड कर लेना, मैं नहीं आऊंगा कल। हाँ सही है। अच्छा, वो मिस मशाइम सालार के डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मुझे मेल कर दो, उन्होंने ऑफ लिया हुआ है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। हाँ सही है, चलो ठीक है, ओके। शेरा खानजादा हैमर की कॉल बंद होती है अपने किसी बंदे को कॉल करना मशाइन की फैमिली से रिलेटेड तमाम मालूमात कल सुबह तक उसे पहुंचाने का कहते गाड़ी की स्टीयरिंग पर ही अपना सर टिका गया। उसके दिमाग में शाहसवार खान की अजियत भरी आवाज की गूंज में जो मलाल था वो आज भी महसूस होता था। वो उनसे क्या किया गया कोई भी वादा कभी भी नहीं तोड़ सकता था। आज की रात इंतजार की रात थी और पार्किंग में ही मौजूद था। उन लोगों का अकेले छोड़कर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत थी और शहरयार खानजादा उनके लिए वहां मौजूद था। वो कैसे जा सकता था? वो उसके सामने ही थी और वो बेखबर रहा। लड़की, तुम इस वक्त तक जाग रही हो? सोती किस टाइम हो? क्या रात भर चौकीदारी
ही करती रहती हो जागकर। ईशा जो बेदिली से व्हाट्सएप में अपनी सहेलियों के स्टेटस देख रही थी, जब उसको फ्यूचर हस्बैंड के नाम से मैसेज मौसूल हुआ। एक तो वो मशाम के बाबा सरार साहब के हार्ट अटैक की खबर सुनकर उदास थी, ऊपर से उस रयान हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गया था। ऐसे में वो उदासी से अपने कमरे में बैठी मशाम को व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसके रिप्लाई का इंतजार कर रही थी कि का इंतजार करके अपना कॉन्टेक्ट के स्टेटस देखकर अपना ध्यान डाइवर्ट कर रही थी। अब उनको क्या मसला है, फ्री हो गए हैं, कैसे बोल रहे हैं मुझे, एक हेल्प भी तो मांगी है, कौन सा शादी करने का बोल दिया। सबसे पहले तो उनका ये नाम चेंज करती हूँ, आए बड़े फ्यूचर हस्बैंड नॉट एट ऑल। हाँ, ये वाला नाम सही रहेगा, कैप्टन साहब। क्या करूँ, मैसेज सीन कर लूँ, ऑनलाइन तो शो हो रही हूँ मैं, इसलिए फिर से मुंह से कोई फूल झाड़ने लगे हैं। क्या टाइप कर रहे हैं, कर ही लेती हूँ सीन। जी हाँ, जाग रही हूँ और चौकीदारी कौन किसकी कर रहा है ये भी नजर आ रहा है। अहाद खानजादा अपने रूम की टेरेस पर शर्टलेस खड़ा था, नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसकी बहन की रुखसती हो गई थी बहरम खानजादा के साथ, पता नहीं वो किस तरह उसकी बहन को माजी की सजा दे रहा होगा। उसे गजारा खानम ने आज रात शानजे की रुखसती के बाद ही बता दिया था कि वो उस शादी से बेहद खुश हैं और अब अहद को इजाजत नहीं देती कि वो अपने बहनोई बहरम खानजादा के मुकाबले दोबारा खड़ा हो। जितना तमाशा करना था शादी से पहले हो चुका था, अब अगर अहद ने कुछ किया तो वो उससे नाराज हो जाएंगी। अपनी मुरे की बात सुनकर वो सीधा अपने कमरे में आ गया था। ठंडे पानी से शावर लेने के बाद वो टेरेस पर आ गया था। उसका जी चाह रहा था अपनी मोहब्बत का दीदार करने का, इसलिए वो ईशा की डीपी देख रहा था जिसमें उसने अपने रिसेंट बर्थडे की पिक्चर लगाई हुई थी, जिस पर वो रेहान के साथ खड़ी थी। उसे ऑनलाइन देखकर अहाद खानजादा शरारती सा मुस्कुराकर उसे टेक्स्ट कर गया था, गुस्सा हो रही है मेरी मिस रामा क्वीन। वो उसका रिप्लाई देखकर पहले से भी ज्यादा मुस्कुराया था। गुड फॉर यू, फिर क्या सोचा है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्या सोचूंगी, आप किस बात का पूछ रहे हैं, मैं क्या सोचूंगी, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाने का। आपको हेल्प चाहिए थी ना, जी जी हेल्प तो चाहिए थी, मगर मैं कॉल क्यों करने लग गई हैं। ईशा जो अभी आहत को मैसेज टाइप कर रही थी, जब उसकी कॉल आने लगी, हेलो आपने कॉल क्यों, अब बात करते हैं। आपको पहले मैसेजेस की समझ नहीं आ रही थी शायद। आहा खान ज्यादा अपने दिल के हाथों मजबूर होता उसे डायरेक्ट कॉल कर गया। उसे वो कोई डिस्टर्ब महसूस हो रही थी। मैं आपसे क्या बात करूंगी, जिस तरह से मैसेज में हाथ चल रहे थे, इसलिए कॉल पर मुंह भी चला लें। ये बताएं आप उदास क्यों हैं, कोई बात ट्रिगर कर रही है। आहत खान ज्यादा को उसका लहजा बहुत गमगीन लग रहा था। मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, बस इसलिए अपसेट हूँ, भाई साथ भी नहीं लेकर गए, ईशा सादे से लहजे में बोली थी। ओह सॉरी फॉर हेयर दिस, मैं आ जाऊं आपके पास अगर डर लग रहा है अकेले तो। अहद उसके घर में अकेला होने का सुनकर थोड़ा परेशान होकर बोला था। वो अकेली थी, जल्दी डर जाती थी, उसे ईशा की फिक्र होती हुई। आप क्यों आएंगे, आप क्या मेरे कोई दोस्त है जो ऐसे ही आ जाएं, मेरे अलावा किसी को दोस्त बनाना भी नहीं, मुझसे कर लो दोस्ती, मैं अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। उसकी हैरत में डूबी बात सुनकर अहद खानजादा पदासिप अंदाज में बोला था, आपको भी क्यों दोस्त बनाऊं मैं, डोंट ट्राई टू फ्लर्ट मी, मैं फ्लर्ट नहीं करता, बीवी बना लेता हूँ। ईशा जो अपनी आंखें घुमाकर बोल रही थी, क्या हाथ ने अपनी डीप वॉइस में उसकी बात ही काट दी थी। ईशा मजीद कुछ भी कहे बगैर कॉल काट गई थी। उफ, ये क्या चीज है, मेरा दिल क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है, क्या बोल रहे थे। अब तो उनकी कॉल उठाना तो दूर, मैसेज का भी जवाब नहीं देना मैंने। वो अपना मोबाइल ही ऑफ कर गई थी। हद है, बात बात पर ही कॉल काट देती है, अभी तक तो मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया, इस टाइम कहाँ छुपोगी, या तो मुझे दीवार के पीछे चुनवा देना है या खुद जमीन में खड्डा खोद कर घुस जाएगी सिली गर्ल। आहत खान ज्यादा मोबाइल पर उसकी डीपी को घूर कर बोलता अपने कमरे में चला गया था। उसने अब सोच लिया था वो ईशा से हर बात क्लियरली कर लेगा। 2 दफा उसे डरा चुका था और अब हर दफा ही उसको बुखार ही चढ़ा था। वो उससे अब मिलने की ठान चुका था, उनकी मुलाकात अब जरूरी हो गई थी। वो सुर्ख लहंगे भीगी जुल्फों के साथ बेड पर लेटी हुई गहरी सांसें भर रही थी। वो गाड़ी में ही बहराम खान ज्यादा की बाहों में सो चुकी थी। आज की रात उनके लिए एक भयानक खौफ की जैसी थी। उनका मिलन क्या खौफ खूब ही होना था। बहराम खान ज्यादा अपने बाजू में पेवस गोली खुद ही निकाल कर अपनी बैंडेज कर चुका था। वो ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ा एक एक वाकया याद कर रहा था। रॉबर्ट ने शानजे तक कैसे रसाई हासिल की, वो यही सोच रहा था। वो यूनिवर्सिटी जाती थी, शायद वहाँ उस पर नजर रख पा रहा होता। रूबी की मुलाकात तो उससे बहराम खान ज्यादा के बंगले में हुई थी। रूबी ने शानजे को अगवा तो करवाया था, मगर वो रॉबर्ट को कभी उस तक पहुंचने नहीं दे सकती थी। वो पागल पने की हद तक बहराम खान ज्यादा को चाहती थी। शानजे खान को कोई भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो बीस्ट की जुनूनियत से वाकिफ थी। वो बीस्ट चाहिए था, वो उसकी किसी भी चीज का नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। शानजे तो उसकी बीवी थी। वो आज रात शानजे को उससे चंद लम्हों के लिए दूर करके कुर्बत के लम्हात उसके पहलू में खुद गुजारना चाहती थी। उससे अपनी पागल जैसी मोहब्बत के बदले बीस्ट की एक रात चाहिए थी, जिसमें वो उस पर टूट कर बरसे और उसके जिस्म का अंग अंग बीस्ट की शिद्दत से टूट कर दुखने लगे। वो उससे मोहब्बत करने लगी थी, उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था शानजे को।
मगर वो अपने नाकिस प्लान की वजह से रॉबर्ट को एक्टिव कर चुकी थी। बहराम खानज़ादा को अब शांति से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं रहना था। वो उससे अपनी सच्चाई बताने वाला था। बहराम खानज़ादा शॉवर लेकर खुद को टॉवेल में लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकला था। शांति का लहंगा भीगा हुआ था। वो मध्यम सांसें भरती गहरी नींद सो रही थी, जैसे बहुत ज्यादा थक गई हो। उसका मेकअप अब मुकम्मल तौर पर धुल चुका था। स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से वो बगैर किसी बनाव श्रृंगार के भी उसके बेड पर सुर्ख लहंगे में सोती हुई उसे अपनी जानिब खींच रही थी। बहराम खानज़ादा कमरे की लाइट बिल्कुल डिम करता बेड की जानिब बढ़ा था। वो बेड पर साइड करवट पर लेटता हुआ शांजे को देखने लगा। वो अब उस पर अपना हक जताती थी, उससे खौफजदा होकर भी लड़ती थी। अपनी नासमझी में की गई गलती पर शर्मिंदा थी। अगर वो उस रात बहराम खानज़ादा की मोहब्बत का इकरार उसका सच नहीं जान पाती तो क्या फिर वो उसे अपनाती? बस एक यही बात थी जो उन दोनों के बीच हायल दीवार को गिराने नहीं दे रही थी। वो उसके दिल में बसना चाहता था, मोहब्बत बन के, ना कि उसका पछतावा बनकर। वो उसका चांद की किरणों की मानिंद चमकता हुआ चेहरा देखकर उसके मजीद करीब हुआ। उसके नम बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसके नकूच गौर से देखने लगा। उसकी आंखें हल्की सी सूजनज़दा थी, नाक लाल हो रही थी और गालों पर भी लालियां फूट रही थीं। सुर्ख लब उसके खुश्क हो रहे थे, जिन पर बहराम खानज़ादा की नज़र ठहर गई थी। वो बेसाख्ता उसकी लबों के करीब झुका और उसकी बंद आंखों को देखते हुए उन नाजुक पंखुड़ियों पर झुक गया। वो बहुत नरमी से उसके नरम लबों को अपने प्यासे होठों में भरकर उन्हें तर्क कर रहा था। वो उसके करीब हो और खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठा दे, ये नामुमकिन था। वही लम्हे में उसके ऊपर आता, अपने दोनों हाथ उसके सर के अतराफ में रखकर शांजे पर कोई भी वजन डाले बगैर उसके गुलाब लबों का रस पीने लगा था। शांति उसके लम्ब से बेदार हो गई थी, मगर बगैर किसी मुज़ाहमत के लेटी रही। वो उसके सोने के बाद ही तो उससे अपना दिल की बातें किया करता था। अपनी मनमानियों के दौरान बहराम खानज़ादा उसकी गर्दन पे झुकता, अपने हाथ उसके लहंगे की भीगी हुई ब्लाउज में उलझाकर उससे बहुत आहिस्तगी से शांति के नाजुक सरापे से जुदा कर गया। अब वो उसकी धड़कनों को कैद किए जालीदार पर्दों के ऊपर से उन पर झुक गया था, जबकि उसके हाथ लहंगे से उलझते उसे अपने रकीब समझे हुए चौंक कर गए थे। वो लहंगे की जिप खोलना चाह रहा था, जो उससे ना मिलने पर अग्रेसिव बना गई थी। शांजे के जिस्म में दर्द सी होने लगी थी। बहराम खानज़ादा जुनून में इतना बहक गया था कि उसे खबर ही नहीं हुई वो शांजे को जगा चुका था, जो उसे ना मिलने पर अग्रेसिव बना गई थी। वो अपने और शांजे के ऊपर कंफर्टर डालता, उसकी दोनों नाजुक सी धड़कनों को अपने हाथों में भींचे उसके पेट पर झुका था। शांजे को उसके होठों और जुबान के गीले गर्म लम्ब से अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो अब अपने हाथों को काबू में नहीं रख सकी। उसकी उंगलियां बेसाख्ता बहराम खानज़ादा के सियाह सिल्की घने बालों में उलझी। जब उसने पूरे जोर से शांजे के पेट तक दांतों से जुल्म लगाया, वो बेसाख्ता कराती हुई उसके बाल जोर से खींच गई। जब बहराम खानज़ादा ने अपना टॉवेल रिमूव करके उसकी भरी भरी सी दोनों टांगों को भींचने के अंदाज में खोला और झाड़ियाना अंदाज में एक लम्हे में ऊपर आया, वो शांजी की सहमी शहद रंग आंखों में देखने लगा, जो हल्की सी गुलाबी हो रही थी। वो उसकी शदीद सुर्ख माइल सिया आंखों में अपनी तलब देखकर फौरन से अपनी पलकें झुका गई। उसकी उस अदा पर बहराम खानज़ादा का जिस्म बेपनाह सख्ती में ढला था, जिसे महसूस करके शांजी खान ने बेसाख्ता थूक निकला था। इधर देखो खानज़ादी, मेरी तरफ देखो, नजरें झुकाओगी तो आंखें घुमाने पर मजबूर कर दूंगा और इतनी शदीद बेरहमी से करूंगा कि तुम एक हफ्ते बेड से नीचे उतर गई तो फिर कहना, इतना तड़पाकर तुम्हें सुझा दूंगा कि तुम जमीन पर कदम रखने से भी चीखोगी, बिकॉज आई लाइक इट रफ एंड टफ। वो उसके नम गोल्डन बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर उसका सर तकिए से ऊपर उठाता फूली सांसों से बोला था। उसकी गर्दन की नीली रगें मोटी और फूली हुई थी, वो शायद जबकि इंतहाओं पर था। उसकी जिस्म की रगें ज़ाहिर हो रही थी, मम्मा मुझे इस वक्त आपसे डर लगता है, आप अपने होश में नहीं होते। वो उसकी इतने साफ अल्फाज में धमकी सुनकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करती हुई बहुत ही हल्की टूटी सी आवाज़ में बोली थी, तुम्हें इस हालत में मुझसे डरना भी चाहिए। तरसा हुआ हूँ, तरसाते हुए ही तड़पता है और फिर अंदर घुसा देता है, बहराम खानज़ादा अपनी अजली बहके टून में बोला था, जो शांजे को उन लम्हात में खुद से खौफजदा देखकर खुद ही हो जाती थी। शांजे को उसकी साफ गोलियां अनार की तरह लाल कर रही थी। उसके गालों पर खून जैसी सुर्खी आई, जहां से हीट निकल रही थी। वो उसकी बातों से ही उसकी रूह की तिश्नगी जान गई थी। बहराम खानज़ादा को तो हया के रंगों में ढली मजीद बहकाने का सबब बन रही थी। वो उसके कान की लौ पर झुका अपनी जुबान से छेड़ते हुए उसको आंखें मुकम्मल खोलने पर मजबूर कर गया। शांजे अपने जिस्म में बड़की रो दौड़ते हुए महसूस कर रही थी, तुम मेरी हो, जान से मार दूंगा। मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो वो उसकी गर्दन एकदम दबोच कर अपना दूसरा हाथ उसकी नाजुकी पर रख गया। बोलो, तो मुझसे कभी भी दूर नहीं जाओगे, तो मेरी हो, मेरी सिर्फ मेरी। वो अपने हाथ को आहिस्तगी से मूव करके उसे सहलाता हुआ
बेबस करने लगा। उसने शानज़े की गर्दन को पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था। बोलो वो लम्हों में गज़बनाक हुआ था। आहा आप आहा आप आपकी मैं आपकी हूँ। उसकी हल्की सी अंगश्त को अपनी तंगी में घुसते महसूस करके बहराम खानज़ादा के सीने पर ज़ोर से अपने दाँत काटती हिचकियों के बीच बोली थी, अभी तक को कुछ किया ही नहीं है जो तुमने बिलखना शुरू कर दिया है। मेरी वाइल्ड कैट, थोड़ा अंदर डाल दिया तो क्या करोगी? मुझे खा जाना है क्या? हटो, सीना जगह-जगह से ज़ख्मी कर दिया है मेरा। जब देखो चुपकी होती हो। बहराम उसके दांतों को अपने सीने पर जमे देख अपना हाथ पीछे करता। उसके आखिरी पर्दे भी गिरा गया था। शानज़े झटके से पीछे हुई थी। वो उसकी रानों में फिक्स होता, अब अपनी बेताबियां उसे महसूस करवा रहा था। शानज़े के जिस्म का सारा खून उसके मुंह पर सिमट आया था। उसकी आंखें रोल हुई थी। वो उसे अच्छी तरह खुद को महसूस करवा रहा था। शानज़े को भी अपने साथ हलकान कर रहा था। आप क्या करने लगे हैं? शानज़े अपनी आंखें मीच कर बोली थी, तुम्हें आज तुम्हारा हक देने लगा हूँ। वो उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में पकड़कर तकिए पर पिन करता उसकी धड़कन पर झुका था। बहराम, आप लाला को माफ कर। आउच! सिस बहराम खानज़ादा जो उस आखिरी लम्हे में शानज़े के मुंह से यही सब सुनने की तवक्को रखे हुए था, वो उसको अपनी तवक्को पर पूरा उतरते देखकर एक झटके में उसे औंधे मुंह कर धकेल दिया। साबित हुआ कि तुम एक खुदगर्ज़ लड़की हो। मुझे अपने आप सौंप कर बदले में अपने उस लाला की माफ़ी चाहती हो जिसके साथ मिलकर मुझे रेपिस्ट बनाकर मेरे जज्बात पर सवालिया निशान बना दिया। तो तुमने आज भी शौहर पर अपने लाला को तरजीह दी है। मैं ये बात सबके बीच तुम्हें खुद को चुनते देखकर ही महसूस कर गया था कि बहराम खानज़ादा शानज़े खान का इंतखाब है। मैं कभी किसी का इंतखाब नहीं हो सकता। मैं खुशफ़हमी में था कि शायद अब एक बीवी का इंतखाब उसका शौहर भी हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा इंतखाब भी तुम्हारा लाला है। लाला ही निकला मेरे मोहरे की तरह। तुम भी सिर्फ एक बहन ही हो। खानज़ादा ख़ानदान की हर औरत सिर्फ बहन बन सकती है, बीवी नहीं। जिस दिन तुम इस जिस्म से ज़्यादा रूह पर मेरा हक समझोगी, उस दिन हमारा ये मिलाप मुकम्मल होगा। मैं किसी ऐसी लड़की को कभी भी अपना वारिस नहीं दे सकता जिसका इंतखाब मैं और मेरी औलाद ना हो। एक बहराम दरिंदा बन चुका है, दूसरा बहराम कभी नहीं बनने दूंगा। वो तैश, गम, दुख, अज़ियत और तलख़ी की हर जड़ को अपनी रूह में गहरे ज़ख्म करके फैलते महसूस करता। उससे फ़ौरन से दूर हटता। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ज़ोर से मारकर अंदर जाता। ड्रेसअप होकर एक भी नज़र शानज़े पर डाले बगैर कमरे से निकलता चला गया, जबकि शानज़े उसके जाते ही फूट-फूट कर रोने लगी थी। उसके लिए आहत उसका लाला भी इतना ही ज़रूरी था जितना उसका शौहर। वो उन दोनों के बीच मौजूद लोहे की नुकीली दीवारें हमेशा के लिए गिरा देना चाहती थी। वो उन दोनों की दोस्ती फिर से बहाल करना चाहती थी, जो शायद नामुमकिन थी। उसका लाला आहत खानज़ादा कदम कदम पीछे ले भी लेता तो बहराम खानज़ादा वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब तारीख रात थी, मिलन की आहों से महरूम बिस्तर और वो इंतज़ार जो शानज़े खान को बहुत महंगा पड़ने वाला था। मैं यहीं हूँ आपके पास, रिलैक्स खाने, कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान। इंशाल खान, जो शायद कोई डरावना ख्वाब देख रही थी, देखकर हड़बड़ा कर उठी थी। जब उसके पहलू में लेटा हुआ मेहरान खानज़ादा तेजी से उठकर उसकी कमर से आने लगा। वो सारी रात उसे सिर्फ देखता ही रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो उसकी आंख लगी थी। वो बेनशाल मेहरान खानज़ादा लम्ब महसूस करती उसकी तरफ मुड़ती हुई उसके सीने से लग गई थी। आंखों से आंसू लड़ियों की मानिंद बहने लगे थे। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वो औरत, वो मुझे फिर से नजर आई थी। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। वो मुझे डराती है, तुम्हें छीन लेना चाहती है मुझसे। इंशाल होश करें, ये आप क्या बोल रही हैं? कौन सी औरत? कौन मुझे आपसे दूर करेगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है जैसे आप खौफजदा हो गई। इंशाल बुरी तरह कपकपाती इमरान खानज़ादा की शर्ट मजबूती से पकड़ती फूट-फूट कर रोती हुई बेरबसा बोल रही थी। जब इमरान खानज़ादा उसकी कमर से लाता हुआ उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता, अपने साथ भींचकर उसका खौफ दूर करने की कोशिश करने लगा। इंशाल उसका दर डर गई थी। रोते-रोते उसकी हिचकी बन गई थी। वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। आप जाना चाहें तब भी मैं नहीं, तब भी नहीं। हमारी शादी हो रही है। अपने दिमाग से हर सोच, हर बुरा ख्याल निकाल दें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। आप जितना रोती हैं मैं उतना कमज़ोर होने लगता हूँ। खुद को संभालें। दुनिया का हर इंसान आपसे दूर जा सकता है, मगर मिनहान खानज़ादा कभी भी नहीं। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने ख्वाबों में भी आपके साथ वफा निभाने का वादा किया है। आपने ख्वाब में मेरे साथ अगर कोई दूसरी लड़की देखी है तो मैं आपसे उस ख्वाब के लिए माज़रत कर लेता हूँ, बल्कि आप कहें तो मैं खुद को सज़ा दे देता हूँ। बताएं, मैंने ख्वाब में कुछ ऐसा किया जिसने आपको खौफज़दा कर दिया, आपको इनसिक्योर हो गई? मिनहान खानज़ादा उसके हल्के से उलझे बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाता हुआ उसके सर को बार बार चूमकर बोला था, उसने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से जुदा कर दिया और तुम्हें अपने साथ ले गई थी। इंशाल रोती हुई मासूमियत से बोल रही थी। ये ख्वाब अक्सर उसे आता था। वो हर दफ़ा उतनी ही बुरी तरह रोती थी। ये हाथ आपसे जुदा किया गया था। वो अपना दायां हाथ
उसके आगे फैलाता, बेहद संजीदगी से इब्तिसार कर रहा था। हाँ, वो बेहद मासूमियत से मोटे-मोटे आँसू अपनी भूरी आँखों में लिए अपने सर को जंबिश देती बोली थी। इमरान खानज़ादा बेड से उठा, ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उतनी ज़ोर से मिरर में अपना हाथ मार गया कि शीशा टूटकर उसकी हथेली में पेवस्त हो गया। आह मिनान, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा खून जो हाथ मेरे इंशाल का साथ छोड़ने की गलती करे, वो मुझे काबिल कबूल नहीं। वो रुका नहीं, बल्कि एक बार और पूरी ताकत से अपना हाथ टूटे शीशे पर मार गया। मिनान, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है, तुम खुद को चोट मत पहुँचाओ। इंशाल भागती हुई उसके पास आती, उसका हाथ ज़ोर से पकड़ गई थी। खौफ में भी आपसे दस्तबरदार होना पड़ा तो खुद को ख़त्म करना बेहतर समझूंगा। मैं आपका था, मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। आपके लिए मैं हूरें भी ठुकरा दूंगा। जब आप जन्नत में भी मुझे ही अपना साथी चुनेंगी। बोलें कि आपको इस जहाँ में भी मुझे अपना मैं हर जहान में तुम्हें चुनूंगी। खुद को अब तकलीफ मत देना, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई महबूब शय नहीं। इंशाल खान उसके ज़ख्मी हाथ को किसी दीवाने की तरह चुमती हुई उसके सीने में अपना आप समा गई थी। इट्स एन ऑनर, ये मेरे लिए एजाज़ है। वो पहला बार इंशाल को मोहब्बत का इकरार करते देख रूह तक सरशार हो गया था। ये कांच तो तुम्हारी हथेली में पेवस्त है मिनाल, यहाँ बैठो, मैं बैंडेज करती हूँ। उसकी हथेली में बड़े से कांच के टुकड़े को बुरी तरह पेवस्त देखती लरजते हुए बोली थी। उसका ध्यान अपने ख्वाब से बिल्कुल हट गया था। वो पिछले कई सालों से जिस ख्वाब के ज़ेरे असर थी वो फ़ौरन ही भूल गई थी। उसकी इतनी सी ही केयर पर इमरान खानज़ादा सातवें आसमान पर पहुंचा था। उसने तो बस चाहत की थी इंशाल उसे कबूल कर ले, दिल से उसकी हो जाए। वो हर नमाज की दुआ में इंशाल खान के दिल में अपने लिए थोड़ी सी गुंजाइश मांगता था। शायद उसकी दुआ पूरी कर दी गई थी। वो उसे सोफे पर बिठाती, फर्स्ट एड बॉक्स लाती, उसके हाथ को अपने कपकपाते हाथ में पकड़कर शीशा निकालने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से झरना अभी तक रवा था। शायद रोना उसका पसंदीदा मशगला था। वह रोते हुए बेहद हसीन लगती थी। शायद उस बात से वाकिफ थी, इसलिए उसकी भूरी आंखों में हर वक्त आंसू ही जमे रहते थे। क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप कितने खूबसूरत हैं खानी? वो उसको कपकपाते देखकर अपने बाजू के हल्के में लेता बोला था। वो नाजुक मिजाज सहमे दिल वाली हसीना कहाँ कांच निकाल सकती थी। उसके चेहरे पर इमरान खानज़ादा की खून से आलूद हुई हथेली को देखकर दर्द के वाज़ेह आसार नुमाया हो रहे थे। क्या तुम्हारा हाथ? ये ले, निकाल दिया कांच, अब आप इस पर मरहम रख दें। वो एक सेकेंड में अपनी हथेली से कांच निकालकर इंशाल से बोला था। उसके पहलू में बैठे ही उसके हाथ पर बैंडेज करने लगी। वो जब बैंडेज करके फ्री होकर उठने लगी कि इमरान खानज़ादा ने अपने ज़ख्मी हाथ से ही उसकी कलाई थाम ली। इंशाल खान बेसाख्ता पीछे मुड़कर उसे नासमझी से देखने लगी। मुझे चोट लगी है और आपने मरहम रखने की बजाय बैंडेज ही कर दी, ये फेयर नहीं। वो उसे खींचकर अपने लैप पे बिठाता, उसकी ठोड़ी को नरमी से अब अपने अंगूठे और उंगली की मदद से ऊंचा करता अपनी सुरमई नशीली आंखें पिटपिटाकर बोला था। मरहम रखा तो है, देखो। वो उसकी तपिशज़दा नज़रों से साहब फ़ौरन से उसके हाथ की जानिब देखती हुई बोली थी। अपने दीवाने के जख्मों पर मरहम ऐसे रखा करते हैं जाने कल्ब। वो झुका और बेहद नरमी से उसके होठों पर अपने होठ रखता, चंद सेकंड्स उन्हें चूमकर उसकी आंखों में झांकता बोला था। ये उसका पहला लम्सा जिसमें शुर्खी थी। इंशाल खान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी पैदा हो गई। जाने दो मुझे। वो उसकी लैब से उठने लगी जब वो उसे सोफे पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। खानी किस में राइट ना। वो उसे सुरकुला बनकर किसी कबूतर की तरह आंखें मीची देखकर बहके से अंदाज में बोला था। मैं कैसे? मुझे शर्म? अच्छा मैं कर लेता हूँ, कुछ दिन बाद आपकी शर्म उतार दूंगा, तब आप कर लेना। वो सहूलत से कहता उसके होठों पर अब की बार अपना मुकम्मल हक समझकर झुक गया था और बहुत नरमी और गर्म अंदाज में कभी उसका बलाई लब तो कभी उसका निचला लब अपने होठों में भरकर चूम रहा था। वो इंशाल खान के गाल और अपने हाथ का अंगूठा सहलाता हुआ उसको तहम्मुल भरे अंदाज में पीने लगा था। कुछ भी देर में उसका जिस्म बेकरार होता, उसे मजीद महसूस करने के लिए मचलने लगा था। वो उसके जबड़े पर अपने हाथ की हल्की गिरफ्त बढ़ाता, उसके मुंह को खोलकर अपनी जुबान उसकी जुबान से मिलाने लगा था। उसके हाथ इंशाल की गर्दन से होते हुए उसके दिल के मकाम को हक मलकियत से छूने लगे थे। वो उसके लबों का मीठा रस पीता, उसकी शर्ट को अपने अनजिप करता, उसकी दूधिया शोल्डर से नीचे करता, उसकी गर्दन पे झुक गया था। इंशाल खान को उसके लम्स में सुकून मिल रहा था, लेकिन उसके जिस्म की लर्जिश बढ़ती ही जा रही थी। इमरान खानज़ादा उसकी गर्दन को भी इतनी ही नरमी से चूम रहा था जितना उसके लबों को चूमा था। कोई भी मुझे आपसे नहीं छीन सकता, ये इश्क का दावा है। मेरी रूह तक रसाई सिर्फ इंशाल खान को हासिल है, कोई तीसरा हम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकता। वो उसकी धड़कनों से भी शर्ट नीचे खिसकाता, उन पर झुकने से पहले इंशाल की सहमी आंखों में देखकर भारी लहजे में बोला था। अब वो उसकी धड़कनों पर अपनी जुबान फेरकर उन पर झुक चुका था। वो उनकी नर्म साक़त को अपने होठों में भरकर चूम रहा था। मुझे सारी ज़िंदगी भी अगर अपने इश्क का दिन रात आपको यकीन दिलाना पड़े तो मैं हर सांस के साथ अपनी बेपनाह इश्क का इकरार करता रहूँगा। वो उसकी धड़कनों पर मौजूद पर्दा हटाता जब इंशाल उसे पुकार उठी। मिनान नहीं, मैं भी सिर्फ महसूस कर रहा हूँ, वादा करता हूँ आपकी इजाज़त के बगैर अपनी हद से तजावुज़ नहीं करूँगा। वो उसका खौफ समझकर ऊपर होकर अपनी शर्ट रिमूव करता उसका माथा चूमते हुए बोला था।
खिड़की से चाँद की रोशनी आ रही थी जो उनके चमकते चेहरे को और भी ज़्यादा चमका रही थी। वो इंशाल खान को सोफ़े से उठाकर बेड तक लाता, नरमी से लेटाकर तमाम डिम लाइट्स भी ऑफ़ करता, उसकी कमीज़ भी रिमूव कर गया था। तुम क्या करने लगे? अभी तो सिर्फ सोने लगा हूँ, अगर आप कुछ करवाना चाहती हैं तो बता दें। वो उसके बराबर में आकर लेटता, एसी का टेम्परेचर बढ़ाकर खुद पर और इंशाल पर कंफर्टर ओढ़ता, उसे अपने सीने से लिपटा गया। डरती क्यों है इतना? अगर कुछ कर भी लिया तो? मैं आपका शौहर हूँ, हक रखता हूँ आप पर। वो उसके सर को नरमी से सहलाकर उसके पेट पर आहिस्तगी से अपना हाथ सहलाने लगा। इंशाल खामोश रही। जब मिनहान खानज़ादा फिर से बोला था, आपका हर खौफ मैं अपनी मोहब्बत की बारिश में आपको पोर पोर तक भिगोकर भुला दूंगा। आप अब तो मेरे साथ देंगी ना? आपको उससे दूर ना झटक कर मैंने बहुत सब्र से आपका इंतज़ार किया है और कर रहा हूँ। वो इंशाल के सर पर रात से कितनी बार चुम चुका था, बार बार उसकी पेशानी पर अपने लब रख रहा था, उसको दर्द में महसूस करके एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। इंशाल खान की रिपोर्ट्स कुछ दिनों तक आनी थी, कल से उन्होंने शॉपिंग पर भी जाना था। वो उसका ध्यान हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर हटाने में कामयाब हो गया था। उसे महसूस हो रहा था इंशाल उसके सीने से लगी उसके मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की तपिश से नींद की आगोश में जा रही है। वो ख्वाबों में भी डर कर उठ जाती थी। क्या कुछ था जिससे मिनहान अब वाकिफ़ हो रहा था। इंशाल हूँ, वो उसको पुरसुकून महसूस करके फिर से पुकारने लगा था। सो रही हैं आप? फजर होने वाली है, क्या आज नमाज नहीं पढ़नी? मगर मुझे पहले शॉवर लेना है, मेरे पास से हॉस्पिटल की मेडिसिन की स्मेल आ रही है। इंशाल नींद से भरी आवाज़ में बोली थी। अच्छा, मैं आपका ड्रेस निकाल देता हूँ। वो कुछ ही मिनटों में उठा और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम में मौजूद वार्डरोब खोलकर उसका ड्रेस निकालने लगा, उसे कुछ मेडिसिन के पैकेट नजर आए। उसकी जैसे ही वो अद्वियात की कई रैपर देखे, उनका नाम पढ़कर उसे शौक लग गया। तो इंशाल खान एक अरसे से नींद की गोलियां भी खाती आ रही है। गोलियां खाने के बावजूद वो भयानक ख्वाबों से डरकर उठ जाती है। मिनहान खान ज़्यादा शदीद दुख हुआ। उसे अपलवशा खानम से बात करनी ही थी। वो तमाम अद्वियात पॉलीथीन बैग में वापस रखता इंशाल खान का ड्रेस निकालकर रूम में आया था। इंशाल की नींद गहरी हो गई थी। उसने बेड की साइड टेबल खोली, वहाँ भी नींद की गोलियों की डिबिया पड़ी हुई थी। इंशाल उठे, आपने शॉवर लेकर नमाज पढ़नी थी। फजर की अजान सुनते ही वो उसके बालों में हाथ फेरकर उसे जगाने लगा। इंशाल उसके जगाने पर उठ गई थी। आज उसने कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी। मेरी शर्ट वो ये लें, मैं वापस पहना देता हूँ। मिनहान खानज़ादा सोफे पर पड़ी उसकी कमीज़ को उठाकर वापस उस तक आया था और उसे शर्ट पहना गया। आप जाएँ, फ्रेश होने में मस्जिद जा रहा हूँ, शाम में शॉपिंग पर भी जाना है, ठीक है? वो उसे बेड पर बैठे देखकर बोला था। ठीक है। इंशाल बेड से उठती, मिनहान खानज़ादा का लाया हुआ ड्रेस पकड़ती वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही मिनहान खानज़ादा की बेड की दूसरी साइड टेबल की दराज खोली, जहाँ उसे वही मेडिसिन नजर आई जो आज डॉक्टर ने उसे लिख कर दी थी। वो तमाम मेडिसिन पॉलीथीन बैग में डालता अपनी शर्ट पहनकर उसके कमरे से निकल गया था। खाला, आप परेशान होंगी तो फिर आपकी मिशी को कौन संभालेगा? देखें, वो आपको हौसला देती कितनी मजबूत लग रही है। ये आपकी और सलार अंकल की तरबियत ही है जो वो एक बेटी होकर आप दोनों को कमज़ोर नहीं पड़ने दे रही। जिस तरह वो आपके साथ अंकल को हॉस्पिटल लाई, मैं तो हैरान हूँ उसकी हिम्मत पर। अब आप फिर से रोने लगी हैं। हिम्मत करें यार, अंकल ठीक हो जाएंगे। रेहान अंसारी अपनी मजबूत खाला को वक्फे वक्फे से रोता देखता उनका हौसला बनाने की कोशिश कर रहा था। मशाइम तहज्जुद की नमाज अदा करने गई थी जब रेहान अपनी खाला की बिखरी हालत देखकर उनके पास बैठकर उन्हें साइड हक करता बोला, मेरी बच्ची बहुत बहादुर है रेहान, वो अपने बाबा पर गई है, मगर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। सलार की हालत अब मुझसे नहीं देखी जाती। मैंने उन्हें बहुत दफ़ा कहा है एक बार वो अपनी मोड़े से मिल लें ताकि उन्हें भी सुकून हो जाए, मगर वो सुनते नहीं हैं। मेरी और मशाइम, मैं उसे क्या बताऊँ? सलार की कंडीशन सीरियस है बेटे, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महबीज बेगम अपने आंसू साफ करती बोली थी। वो मशाइम को आते हुए देखती खामोश हो गई थी। मामा, आप फिर से रोइए ना, जाए, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। मशाइम अपनी माँ की भीगी आंखें देखकर नाराज़ होते हुए बोली थी। आपको पता है ना, जब पापा ठीक हो जाएंगे तो वो मुझसे कितना नाराज़ होंगे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। मशाइम भी अब भीगी आवाज़ में बोली थी। उससे अपने बाबा की एक एक बात याद रहती थी, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। तुम्हारे बाबा कभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते। अब नहीं रोती मैं, बस मेरी बेटी मुझसे नाराज़ नहीं होना। अब महविश बेगम ने उसकी भीगी आवाज़ सुनकर उसका माथा चूमकर अपने आंसू मुकम्मल साफ किए थे। सादिया बेगम अपनी बहन और भांजी को उदासी से देख रही थी। उनके दिल में दर्द सा उठता था अपनी छोटी बहन का सब्र देखकर, जिन्हें ससुराल में घुसने से पहले ही धक्के देकर निकाल दिया गया था 1 साल की मशाइम के साथ। लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकवा नहीं किया था, बल्कि अब तो उन्हें और भी फिक्र होती थी मशाइम की। उसे सच जब पता लगेगा तो फिर क्या होगा? वो अपने माँ बाप की नाकदरी करने वालों को किस सूरत कबूल नहीं करेगी। वो अब बड़ी हो गई थी, उसका हक था सच जानना। तुम बहुत ब्रेव हो मशाइम, आई एम सो लकी टू हैव यू सच
अ स्ट्रॉन्ग सिस्टर। ईशा तुम्हारे लिए बहुत अपसेट हो रही थी, तुम सुबह उसे कॉल कर लेना। रेहान उसके सर पर हाथ रखता भाइयों वाला मान देते हुए बोला था, ठीक है भाई। मशाम एक उदास सी मुस्कान के साथ बोली थी। अब भी उनमें मजीद कोई बात होती जब डॉक्टर आईसीयू से निकलकर आता दिखाई दिया। वो सब एक साथ खड़े हुए थे। रुहेल अंसारी डॉक्टर के पास जाते, उससे सलार साहब के मुतालिक कुछ इफ्तिसार करते जब मशाइम बेसब्री से बोले थे, डॉक्टर मेरे बाबा जान कैसे हैं? उसके लहजे में खौफ और नमी और एक उम्मीद भी थी। आपके बाबा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। आप लोग उन्हें वक्त पर ले आए थे और आपके बाबा का ऑपरेशन हमारे डिपार्टमेंट के हेड ने खुद प्रोसीड किया है। कुछ घंटों में पेशेंट को होश आ जाएगा, तब आप लोग मिल सकेंगे, मगर ख्याल रखें उन्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना दिया जाए। डॉक्टर उन सबको सलार साहब के ऑपरेशन से कामयाब होने के मुतालिक बताते आगे बढ़ गया था। मशाइम अब रोती हुई अपनी मामा के गले लगी थी। उसके बाबा में उसकी जान बसती थी। वो अल्लाह के साथ साथ किसी और शख्स की भी शुक्रगुजार हुई थी जो शहरयार खान ज़्यादा था। वो फरिश्ता बनकर आया था। जैसे अगर वो वक्त पर पेमेंट्स नहीं करता तो क्या उसके बाबा का ऑपरेशन हो सकता था? उसकी आंखों पर्दों से छलकती सूरज की तेज रोशनी से खुली थी। वो अपनी शहद आंखें मसलती हुई उठकर बैठी थी। रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने घुमा था। वो उससे नाराज होकर चला गया था, क्या वापस नहीं आया था? शानज़े खान पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाकर देखती खुद पर कंफर्टर ओढ़कर बेड से उतर गई थी। उसका लहंगा और ब्लाउज ज़मीन की जीनत बना हुआ था। सुर्ख लहंगा चौक था। उससे पहनने के लिए दूसरे कपड़े चाहिए थे। वो जिस हुलिये में थी उस तरह ना तो नीचे जा सकती थी, ना किसी मुलाजमा को आवाज़ देकर ऊपर बुला सकती थी। वो रूम की एक कॉर्नर पर ग्लास डोर देख कर उसकी जानिब बढ़ी। वो बहराम खानज़ादा का ड्रेसिंग रूम था जो बेहद स्टाइलिश सा था। फैंसी ग्लास वार्डरोब में बेहद कीमती लग रही थी, जिसके अंदर सेक्शन वाइज कीमती ज़िबाइश का सामान था। लाखों की कीमत के महंगे लिबास, जूते, घड़ियां, परफ्यूम से बहराम खानज़ादा का ज़ौक़ शौक़ यहाँ मौजूद एक एक कीमती चीज़ से बाखूबी ज़ाहिर हो रहा था। उस ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर चीज़ उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। ड्रेसिंग रूम उसके रूम के जितना ही वसी था। उसमें लगी डिम लाइट्स एक रोमानवी सा एहसास पैदा कर रही थी जो बहराम खानज़ादा की बेबाक साइड शो कर रही थी। उन बड़ी बड़ी ग्लास वार्डरोब्स के एक सेक्शन में फ़ीमेल वेयर्स भी थे। वो सेक्शन उसने शानज़े खान के लिए खाली किया था, जिसमें ड्रेसेस टैग समेत हैंग थे। यूँ लग रहा था जैसे उसके उठने से कुछ देर पहले ही रखे गए हों। शानज़े खान को खुफ़्फ़त का एहसास हुआ कि वो बगैर किसी लिबास के कंफर्टर ओढ़े बेड पर सोई हुई थी, मगर फिर उसे इत्मीनान हो गया कि बहराम खानज़ादा के राउंड शेप बेड पर ब्लैक नेट के कर्टन्स लगे हैं और रूम में अंधेरा था, तो उस पर किसी भी मेड की नज़र नहीं गई होगी। लेकिन एक साइड से कर्टन तो हटा हुआ था जहाँ से सूरज की रोशनी ने उसे बेदार किया था। तो क्या वो खुद आया था दोबारा रूम में? शानज़े सोच में गुम होकर उन ड्रेसेस को देखने लगी। उसे हैरत हुई, बहराम खानज़ादा का हर लिबास ही सियाह रंग का था, जबकि वहाँ मौजूद शानज़े के जितने भी ड्रेसेस थे वो सब मुख्तलिफ रंगों से चमक रहे थे। वो उन फीमेल वेयर से ज़्यादा बहराम खान के ड्रेसेस को तवज्जो से देख रही थी, जो ज़्यादातर ब्लैक फोर पीस थे। ब्लैक ड्रेस, ब्लैक पैंट्स, ब्लैक शर्ट्स ही थी। कमीज शलवार बहुत कम थी। उसे उस ड्रेसिंग रूम में बहराम खानज़ादा की महक रची बसी महसूस हो रही थी। वो अपने लिए एक सादा सा पठानी से फ्रॉक निकालती। ड्रेसिंग रूम के लाइट्स कॉर्नर पर स्लाइडिंग ग्लास डोर था, जिसे स्लाइड करते हुए शानज़े खान वॉशरूम में एंटर हो गई थी। इतना बड़ा वॉशरूम शानज़े ने अपनी पूरी हवेली में नहीं देखा था। इतना लग्जरी वॉशरूम, उसने मौजूद कीमती मार्बल्स, वो बहुत स्टाइलिश से अंदाज में बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। वॉशरूम के बीचों बीच टिंटेड स्लाइडिंग ब्लैक ग्लास वॉल थी। उसके पीछे क्या था? शानज़े को तजस्सुस हुआ। अब यहाँ क्या है? बहराम की तरह उसकी बनाएगी हर चीज़ ही बहुत रोमांटिक वाइब देती है। मुझे क्या, कल रात भी मुझ पर गुस्सा करके चले गए। इतनी ज़ोर से बेड पर पटकते हैं जैसे मेरे साथ रेसलिंग कर रहे हों। बात ही नहीं करूँगी, जाएँ अपनी उस डायन रूबी के पास। दूसरा बहराम नहीं चाहते, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं चाहते। लाला और शौहर दोनों ही अहम होते हैं और अपना बच्चा तो खुद से भी अहम समझती हैं एक माँ। मरियम चच्ची को सज़ा देते थके नहीं है, जो अब मुझसे बदला निकाल रहे हैं होंगे बॉस अपने लिए। मैं कोई उनका छोटू थोड़ी हूँ जो 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 जब जी चाहे पास आ गए, जब जी चाहा मुझे पटकना शुरू कर दिया। कमर में दर्द कर रही है। मेरी लाला का नाम ही तो लिया था, कौन सा कहा था दोस्ती कर ले। मैं तो साफ माफ़ करने का बोल रही थी। दिल साफ करने से इंसान खुद सुकून में रहता है। हर बार मुझे गलत समझकर गुस्सा करते हैं। शानज़े उस स्लाइडिंग वॉल को हाथ से छूती हुई मुंह फुलाकर बोल रही थी। वो उस वॉल की दूसरी जानिब नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके पीछे मौजूद शख्स ऊपर से नीचे उसे हक से देखता उस हसीन नज़ारे में उसके शिकवे सुन रहा था। शॉवर लेकर रिलैक्स होना ही बेहतर है। बाय द वे, फ्रॉक अच्छी है, मेरे नाप की लग रही है। फिटिंग तो वो वॉशरूम में लगे हैंगिंग स्टैंड्स पे अपनी फ्रॉक हैंग करती और शॉवर केबिन में जाती उसके नीचे खड़ी हो गई। रूफ शॉवर से नीचे खड़ी वो क्विक वार्म शॉवर लेकर बाहर निकली थी। ये बाथरूम किसका है? यहाँ तो मैं वो जो वाइट बाथरूम देखकर अभी खुद को टॉवल में जल्दी से लपेट रही थी जब ग्लास वॉल स्लाइड हुई और किसी ने उसे पीछे की तरफ खींचा। वो उस वजूद के साथ उस टिंटेड ब्लैक वॉल के पीछे वॉशरूम में ही बने स्टाइलिश से स्विमिंग पूल में जा गिरी थी।